वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ये शेर है ताहिर लुधियानवी जी का। आप सोच रहे होंगे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रसंग में ये शेर की क्या भूमिका है। शेर जो है कुछ ही लफ्जों में बहुत कुछ बयान कर देता है। तो आज जिस विषय पर मैं बात करने वाली हूं, उस विषय का अगर सार निकाला जाए, निचोड़ निकाला जाए, तो ये जो शेर है ये पूरी तरीके से उसको बयान करता है। तो विषय है एससीओ को लेकर के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आज इसकी बात क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात, 3 जुलाई और 4 जुलाई को अस्ताना कजाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग हुई और ये समिट लेवल मीटिंग है, यानी कि शिखर वार्ता है। अब इससे पहले वाली शिखर वार्ता कहाँ हुई? वो हुई थी भारत में 2023 में। तो अब ये जो समिट है इसको लेकर के ऐसी क्या खास चीज है कि हमको उसको एनालाइज करना चाहिए और उसको किस डायरेक्शन में समझना चाहिए। तो इस समिट में कुछ खास चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी इस पूरे प्रसंग को समझने के लिए। जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो होगा कि सबसे पहले एससीओ का भविष्य क्या है, वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है। दूसरा रहेगा कि भारत का एससीओ के साथ जो भी संबंध है वो आज कहाँ पर है और आगे की उसकी दिशा क्या होगी। और ये जो शेर था ये मेरे एनालिसिस को समअप करता है कि भारत और एससीओ एक अफसाना है और एक ऐसा अफसाना है जो शायद कहीं पहुंच नहीं रहा है। और यदि कहीं हम एक डेस्टिनेशन की तरफ नहीं पहुंचते हैं तो बेस्ट होता है कि आप उसे एक खूबसूरत मोड़ दें और छोड़ दें। तो वो खूबसूरत मोड़ क्या था? वो खूबसूरत मोड़ था 2023 में एससीओ समिट जो दिल्ली में किया और भारत ने अपनी पूरी तन्मयता के साथ उस समिट को ऑर्गेनाइज किया। उस समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एससीओ को रेलिवेंट बनाए रखने के लिए एक फॉर्मूला दिया, वो था सिक्योर। क्योर का ये जो एक्रोनिम है ये बताता है इंडिया का जो विजन है एससीओ के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं या किन पॉइंट्स को लेकर के एससीओ आगे बढ़े। तो एस मीन्स सिक्योरिटी, E means economic development, T means connectivity, U means unity, R means respect for sovereignty and territorial integrity, and E means environment और sustainable development। साथ ही भारत ने एससीओ में भारत ने कुछ अपने एक्शंस जो भारत करने वाला है 2023 में उनको भी बताया, अपनी प्राथमिकता बताई। इन प्राथमिकताओं में सबसे पहले जहां पर भारत का कंपैरेटिव एडवांटेज है, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें जो हमें इस रीजन से जोड़ता है। तो ये 5 चीजें थी। सबसे पहले स्टार्टअप्स एंड इनोवेशंस, सेकंड था डिजिटल टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी, जिसमें भारत ने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफी सहयोग के लिए तत्पर है। इसके अतिरिक्त यूथ एम्पावरमेंट इंपॉर्टेंट है और दो और चीजें, पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन और दूसरा बुद्धिस्ट हेरिटेज। तो ये तो हुआ भारत के द्वारा एससीओ को एक खूबसूरत मोड़ देना और वो मोड़ था 2023 दिल्ली। और अब मोड़ देके इस अफसाने को छोड़ देना ये हुआ 2024 में। कारण क्या है? कारण ये है कि 2017 में भारत एससीओ का पूर्ण सदस्य बना और तब से लेकर के जितनी भी शिखर वार्ताएं हुई भारत ने उसमें पार्टिसिपेट किया हाईएस्ट लेवल पर। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2017 से लेकर के अब तक सभी शिखर वार्ताओं में भाग लिया। लेकिन जो 2024 की शिखर वार्ता रही उसमें हमारे प्रधानमंत्री की जगह जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। जबकि आपने देखा कि थोड़े दिन पहले जो G7 की मीटिंग हुई थी उसमें
स्वयं प्रधानमंत्री ने अपना पार्टिसिपेशन किया। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो भारत है उसके लिए शायद एससीओ अब प्राथमिकता नहीं है। क्या एससीओ अन्य लोगों के लिए प्राथमिकता है? और एससीओ किस तरीके का प्लेटफॉर्म है? हम जब एससीओ में शामिल हुए तो हमारा लक्ष्य क्या था? आज एससीओ को लेकर के जो भारत का रुख है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटी वहां नहीं दिखती, क्योंकि जो शिखर वार्ता है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। यही कुछ विचार के बिंदु हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एससीओ मूलतः क्या है और किस क्षेत्र में एससीओ बढ़ रहा है और ये कैसे इवॉल्व हो रहा है। एससीओ जो है वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइमरीली चाइना का इनिशिएटिव है। इसीलिए 1996 में जब एससीओ बना था, इसका ओरिजिनल नाम था शंघाई 5, जिसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स थे, 3 सेंट्रल एशियन स्टेट्स थे, ताजिकिस्तान था, किर्गिस्तान था, कजाकिस्तान था और 2 यूरेशियन स्टेट्स या आप कह सकते हैं चाइना और रशिया। इस तरीके से एक शंघाई 5 की स्थापना हुई, क्योंकि 90s में चाइना की पॉलिसी थी पीसफुल राइज, और चाइना को पीसफुली राइज करने के लिए एक पीसफुल पेरिफेरी की जरूरत थी, और इसलिए जो भी नेबर्स थे उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाने की आवश्यकता थी। उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान ने एससीओ को ज्वाइन किया और तब से शंघाई 5 की जगह इसका नाम हो गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ में केवल एक सेंट्रल एशियन स्टेट मेंबर नहीं है, वो है तुर्कमेनिस्तान। कारण क्या है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स में यदि कोई स्टेट जिसे प्रो वेस्ट माना जाएगा वो है तुर्कमेनिस्तान। इसीलिए आप देखते हैं कि अमेरिका जो था वो चाहता था कि बजाय आईपीआई पाइपलाइन, जो भारत है वो तापी पाइपलाइन की ओर फोकस करे। तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन, ना कि ईरान, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन। यानी कि जो तुर्कमेनिस्तान है उसका जो टिल्ट है वो थोड़ा यूएस की तरफ है। और अगर आप एक ऐसे रीजन में हैं जहां पर रशिया है, चाइना है, अन्य सेंट्रल एशियन स्टेट्स है जिनका टिल्ट इन कंट्रीज की तरफ है, और उससे आप एक डिफरेंट रुख रखते हैं, यानी कि अगर आप प्रो वेस्ट हैं तो आपको वहां पर मेंटेन करना होता है न्यूट्रलिटी का स्टेटस, और जो तुर्कमेनिस्तान वो मेंटेन करता है न्यूट्रलिटी का स्टेटस। यदि हम एससीओ को समझें तो एससीओ को आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। चाहे हम क्षेत्रफल की बात करें तो अराउंड 40% जो वर्ल्ड का एरिया है वो एससीओ में आता है। यदि हम पॉपुलेशन की बात करें 30% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन आता है, और अगर हम जीडीपी की बात करें तो लगभग 28% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को हम एससीओ से जोड़ सकते हैं। तो एससीओ का यदि प्रोफाइल देखा जाए तो रशिया और चाइना परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। रशिया, चाइना और इंडिया ब्रिक्स के मेंबर हैं। रशिया, चाइना और इंडिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों में आते हैं। रशिया को अगर छोड़ा भी जाए तो चाइना और इंडिया की अगर बात की जाए तो पॉपुलेशन के लिहाज से लार्जेस्ट कंट्रीज हैं। और यदि हम सेंट्रल एशिया की बात करें, जिसे हार्ट ऑफ एशिया माना जाता है, जहां पर ऑयल, गैस और अन्य काफी बहुमूल्य रिसोर्सेस पाए जाते हैं, और इस प्रकार हर दृष्टि से, चाहे हम मिलिट्री पावर की दृष्टि से देखें, चाहे हम पॉलिटिकल पावर की दृष्टि से देखें, चाहे हम इकोनॉमिक पोटेंशियल की दृष्टि से देखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका संबंध अंतरराष्ट्रीय राजनीति, जिसे हम हार्ट ऑफ एशिया मानते हैं या हार्ट ऑफ यूरेशिया मानते हैं, एससीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उससे संबंधित रहती है। तो एससीओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा है? इनिशियली यदि देखा जाए तो एससीओ के 3 मेन ऑब्जेक्टिव रहे: फाइट अगेंस्ट सेपरेटिज्म, रेडिकलिज्म एंड फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये एक तरीके से टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, इन चीजों से प्रभावित है, क्योंकि इसकी जो टेरिटरी है वो एक तरफ तो अफगानिस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान से मिलती है। पाकिस्तान तो एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है ही, और पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान को सेफ हेवन ऑफ टेररिज्म बनाने में कोई कसर नहीं रखी है। तो ये जो क्षेत्र है इसकी अपनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब भी मुद्दे हैं और बहुत नेचुरल है, क्योंकि जो टेरर फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा सोर्स है वो ऑफ कोर्स ड्रग ट्रैफिकिंग है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसका पोटेंशियल बहुत अधिक है। और 2017 में इसका पहला एक्सपेंशन होता है उज़्बेकिस्तान को ज्वाइन करने के बाद, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही एससीओ के सदस्य बनते हैं। भारत को एससीओ में लाने में रशिया की काफी बड़ी भूमिका है, थोड़ा सेंट्रल एशियन स्टेट्स की भूमिका है, क्योंकि वो चाहते थे कि इस प्लेटफॉर्म से एक जो बैलेंस ऑफ पावर बना रहे और चाइना डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म ये ना रहे। एससीओ का एक एक्सपेंशन जो है वो फर्दर हुआ 2023 में, जब ईरान को इसका सदस्य बनाया गया, और अभी 2024 में बेलारूस को इसका सदस्य बनाया गया। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एससीओ का एक काफी विस्तार हुआ है। और इसके पॉसिबल मेंबर्स में से अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, ये दोनों अभी डायलॉग पार्टनर्स हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में अभी एक ऐसी सरकार नहीं है जिसको आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज करे, इसलिए जो अफगानिस्तान का इंक्लूजन है वो अभी इसमें कंप्लीट नहीं है। तो अब हमें यह समझना है कि यदि भारत ने एससीओ को ज्वाइन किया तो क्या संभावित उद्देश्यों को लेकर के भारत एससीओ की सदस्यता की ओर आगे बढ़ा। तो सबसे पहले एससीओ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, जिसे हार्ट बोलते हैं, जिसे जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड बोलते हैं, यानी सेंट्रल एशिया, जिसके बारे में मैकाइंडर, ब्रिजिंस्की जैसे जो जियो पॉलिटिकल स्कॉलर्स है उन्होंने लिखा है। तो ऑब्वियसली एससीओ का भारत के लिए इंपॉर्टेंस है। और जब भी कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप ट्रेड और कनेक्टिविटी पर काम करें। और ये जो ट्रेड और कनेक्टिविटी है ये भारत के लिए काफी मायने रखती है। पार्टीशन के कारण और पाकिस्तान की एटीट्यूड के कारण हमारा इस रीजन से जो नेचुरल कनेक्ट है वो समाप्त हो गया। ईरान के थ्रू हमने कनेक्ट बनाने की काफी कोशिश की, बट ईरान और यूएस के टेंशंस के कारण, सैंक्शंस के कारण वो भी समस्याएं बनी रही। और एक गुड नेबरहुड पॉलिसी के चलते हुए भारत जो है वो एससीओ का सदस्य बना। साथ ही साथ अन्य ऑब्जेक्टिव्स भी रहे। आप जानते होंगे कि जो एससीओ है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं रैट्स, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। और जो भारत है वो टेररिज्म से काफी अफेक्टेड रहा है, तो ये भी एक आधार। एससीओ की वास्तविकता क्या है और भारत का जो भी नेशनल इंटरेस्ट है, क्या एससीओ के प्लेटफॉर्म से उसे पाया जा सकता है। तो देखिए, जब भारत ने एससीओ को ज्वाइन किया 2017 में, उस समय की परिस्थितियां थोड़ी अलग थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण आधार था भारत को ज्वाइन करने का वो था रूस। और रूस की स्थिति काफी स्ट्रांग थी। तो रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, यानी कि वो एक बैलेंस ऑफ पावर एस्टैब्लिश कर सकते थे और एससीओ को एक चाइना डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म होने से रोक सकते थे। तो यही सोच करके भारत जो है वो एससीओ का हिस्सा बना। जहां तक काउंटर टेररिज्म जैसी चीजों की बात है, तो एससीओ से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक ऐसा स्टेट है जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है और पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी है। इसीलिए पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है और चाइना उसे शील्ड करता है अपने ऑल वेदर फ्रेंड को। तो अगर ये कहा जाए कि इसके एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर से भारत को बहुत उम्मीद थी, तो नहीं थी। यदि कनेक्टिविटी और एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो भी शायद बहुत उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। और चाइना का जो रुख रहा है, क्योंकि भारत ने बीआरआई को नहीं ज्वाइन किया और उसका मेन रीजन सीपेक कॉरिडोर था, तो इसलिए इसमें भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। तो फिर क्या लक्ष्य था, क्या हमारा मेन मोटिवेशन था? तो मेरी दृष्टि से हम दो चीजें समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, इंडिया ये रिफ्लेक्ट करना चाहता था कि वो सिर्फ साउथ एशियन पावर नहीं है, उसका जो रेलेवेंस है वो वाइडर यूरेशिया में है और बियॉन्ड रीजन भी इंडिया जो है वो एक सिग्निफिकेंट एंटिटी है। इसके अलावा एक लक्ष्य ये भी हो सकता है कि जब हम एससीओ को ज्वाइन कर रहे हैं तो सिंबॉलिकली हम मल्टीपोलर एशिया की बात करते हैं और हम पूरा एशिया या यूरेशिया को चाइना डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि जब हमने एससीओ ज्वाइन किया तो टेंजिबल गेन्स की तुलना में कुछ इनटेंजिबल गेन्स के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। अब आज की स्थिति क्या है, क्योंकि चाइना का जो रुख है और जैसा कि फॉरेन मिनिस्टर ने काफी कुछ स्पष्ट किया कि भाई जब तक
गलवान पर डी एस्केलेशन नहीं होता है तब तक हम संबंधों के सामान्यीकरण की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, और शायद जो इंडिया का एससीओ को लेकर के एक आगे जाकर के एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, शायद वो कहीं चैलेंज में आता है। एससीओ का प्लेटफॉर्म टाइम टू टाइम इंडिया चाइना का एक बायलेटरल टॉक्स का भी प्लेटफॉर्म रहा है साइडलाइंस में। 2017 अस्ताना एक काफी इम्पोर्टेंट समिट रहा। पहला तो भारत फुल फ्लेजेड मेंबर बना, और साथ ही 2017 में एक अस्ताना कंसेंसस आया। अस्ताना कंसेंसस क्या है? भारत और चीन के मध्य एक कंसेंसस बना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे जानें, जिसमें इन दोनों देशों ने एग्री किया कि इनका जो रिलेशनशिप है वो केवल इनको नहीं प्रभावित करता है, इनका जो रिलेशनशिप है अदर कंट्रीज इन द रीजन एंड वर्ल्ड को प्रभावित करता है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है कि ये रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें। यानी कि एक पॉजिटिव कंसेंसस बना था जो अपना लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट था बॉर्डर को लेकर के, उसके लिए एक क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट का जो निर्माण था वो अस्ताना कंसेंसस से हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में इनफॉर्मल समिट्स भी हुए। लेकिन 2019 कोविड के बाद से, और उसके बाद गलवान का जो इंसिडेंट है उसके बाद से भारत और चीन के बीच में जो संबंधों में गिरावट आई है, तो आज यदि भारत एससीओ में जाता है तो भारत काफी आइसोलेटेड महसूस करेगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का तो अपना एक गुट है। हम जिस तरफ देख रहे थे, हम एक सशक्त रशिया की तरफ देख रहे थे एससीओ में, लेकिन आज जो रशिया है वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में वहां पर नहीं है, उल्टा चाइना का एक जूनियर पार्टनर के रूप में है, भले इसका कारण वेस्टर्न सैंक्शंस होंगे। यानी कि एससीओ पे ये जो इक्वेशन बनता है, यदि स्ट्रॉन्ग रशिया और स्ट्रॉन्ग इंडिया है तो ये इक्वेशन हमारे फेवर में जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंडिया बट वीक रशिया, यानी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इस प्लेटफॉर्म से आइसोलेट हो जाए, और इसीलिए शायद ये आवश्यक है कि हम धीरे धीरे जो अपना एंगेजमेंट है एससीओ को लेकर के वो कम करें। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो एससीओ है वो अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव से कहीं भटक रहा है। पहले ये क्या था? ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एससीओ का एक्सपेंशन हो रहा है, चाइना तो यहाँ तक भी चाह रहा है कि उसके जो प्रो आसियान स्टेट्स हैं जैसे कंबोडिया, वो भी इसका सदस्य बन जाए। तो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ रीजनल कोऑपरेशन की जगह एससीओ कुछ अन्य दिशा ही ले चुका है, यानी कि ये एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म के रूप में उभर रहा है, और जिसका प्रमुख एजेंडा एंटी वेस्ट है। और चूंकि आज भारत G7 में पार्टिसिपेट करता है, क्वाड के हम सदस्य हैं, और जापान, यूएस जैसे देशों के साथ हमारा क्रिटिकल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स है, तो शायद भारत के लिए भी एक काफी एम्बैरेसिंग सी एक सिचुएशन है, और एससीओ से शायद हमें बहुत ज्यादा उम्मीद टेंजिबल गेन्स में नहीं है। तो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की जरूरत है, और शायद इसके चलते हुए ये जो स्केल डाउन किया गया, शायद ये भी उसके पीछे एक कारण रहेगा। तो एससीओ अपने भविष्य को लेकर के एक हम कह सकते हैं एससीओ के सामने खुद एक चुनौती है। तो अब दो प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले, जो चाइना है वो अब एससीओ को कितना इंपॉर्टेंस देता है? तो मेरी समझ से शायद चाइना के लिए एससीओ का प्लेटफॉर्म बस एक एंटी वेस्टर्न एजेंडा को प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ना तो चाइना टेररिज्म को लेकर के जेन्युइन है, ना ही चाइना इंडिया के साथ संबंधों को बेटर बनाने को लेकर के जेन्युइन है, यानी कि जो काउंटर टेररिज्म इसका एक मेन एजेंडा है, उसको लेकर के चाइना सीरियस है, ऐसा नहीं है। तो अब अगर हम देखें कि सेंट्रल एशिया को लेकर के चाइना क्या कर रहा है, चाइना एससीओ के अलावा अपने जो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स हैं उसको लेकर के आगे जा रहा है, जैसे बीआरआई को लेकर के। और 2023 में चाइना ने एक इंडिपेंडेंट समिट करना आरंभ कर दिया सेंट्रल एशिया के साथ, और पहला समिट जियान में हुआ। यानी कि जो चाइना है वो धीरे धीरे रशिया को मार्जिनलाइज करना चाह रहा है। चाइना समझता है कि आज भारत एससीओ का मेंबर है, तो फिर वो एक पैरेलल प्लेटफॉर्म्स की स्थापना कर रहा है। तो अब भारत इस इंपॉर्टेंट रीजन में अपने हितों की पूर्ति के लिए क्या स्ट्रेटेजी को अपना रहा है, या क्या रुख होना चाहिए भारत का? तो भारत वैसे भी एससीओ पर बहुत डिपेंडेंट नहीं रहा, क्योंकि मैंने बताया बहुत टेंजिबल गेन्स का स्कोप एससीओ से कभी था ही नहीं। और भारत कुछ ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज को लेकर के आगे बढ़ रहा है, जहां तक सेंट्रल एशिया और वाइडर यूरेशिया में कनेक्टिविटी की बात है। सबसे पहले हमने 10 ईयर एग्रीमेंट किया ईरान के साथ, और ईरान को
फिर से हमारी फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी एक सेंटर पीस पर स्थान दिया। इसके अलावा जो कॉकेशस के स्टेट्स हैं, जैसे आर्मीनिया, उनके साथ भारत संबंध बढ़ा रहा है। इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उनके साथ भी हमने अपने संबंधों को इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ाने का रुख अपनाया है और एक तरीके से 2022 से हम इंडिया सेंट्रल एशिया समिट कर रहे हैं और हमारे ही देखा-देखी चाइना ने ये समिट आरंभ किया। इसके अतिरिक्त हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ एनएसए लेवल टॉक्स करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल भी डायलॉग हम करते हैं। यानी एक तरीके से चाइना और पाकिस्तान माइनस करके रशिया जो है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ईरान के साथ हम संबंध बनाते हैं। सेंट्रल एशिया को प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अब एक्सटेंडेड नेबरहुड नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। हम कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी पर वर्क कर रहे हैं। ईरान उसलिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चूंकि सेंट्रल एशिया में और एससीओ में अफगानिस्तान डायलॉग पार्टनर है और हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्र है, तो हम धीरे-धीरे अफगानिस्तान के साथ भी अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं और आप कह सकते हैं कि इंडोर्समेंट नहीं कर रहे हैं हम तालिबान का, लेकिन तालिबान के साथ हम एंगेजमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जनवरी में तालिबान ने कुछ कंट्रीज़ का एक कॉन्फ्रेंस किया और भारत ने उसमें प्रतिनिधित्व किया। अभी हाल-फिलहाल में यूएन के द्वारा दोहा प्रोसेस के अंतर्गत भी भारत ने उसमें पार्टिसिपेट किया और ये जो दोहा प्रोसेस का अभी हाल-फिलहाल का सम्मेलन था, वो खास इसलिए भी है क्योंकि पहली बार तालिबान ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। यानी कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसमें इस क्षेत्र के जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उनके साथ तो हम आगे बढ़ रहे हैं और शायद इस क्षेत्र में अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में चाइना एंड पाकिस्तान माइनस करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं और यही अब तक की कहानी है। तो आगे क्या? आगे हम देखते हैं कि एससीओ कैसे इवॉल्व होता है। हालाँकि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस अपॉर्च्युनिटी को यूज़ किया। प्राइम मिनिस्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखा और बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखी कि जो कंट्रीज़ हैं, जो टेररिज्म को हार्बर करते हैं, उनको एक्सपोज़ करने की ज़रूरत है। टेररिज्म के अगेंस्ट जो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये जो हम कह सकते हैं एक फ़ोटो अपॉर्च्युनिटी थी और उसके द्वारा विश्व को भारत के रुख को समझाने में शायद फॉरेन मिनिस्टर काफ़ी सफल रहे और आगे मुझे यही लगता है कि वी नीड थिंकिंग बट आई डोंट सी कि एससीओ के साथ हमारे जो संबंध हैं या एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम मीनिंगफुली यूज़ कर पाएँगे क्योंकि एक तरीके से आइसोलेशन टाइप की जो सिचुएशन है वो बन रही है। तो इसलिए नाउ वी हैव टू फोकस ऑन क्वाड एंड G7 एंड अदर कंट्रीज़। तो शायद जैसे मैंने ताहिर लुधियानवी जी के इस शेर के साथ इसको आरंभ किया था कि जिस अफ़साने को हम कहीं ले ही नहीं जा पा सकते हैं, तो उसे छोड़ दीजिए। तो मैं इस पूरी एनालिसिस को अपने एक अनदर वेरी फेवरेट शायर फैज़ उनकी कुछ पंक्तियों के साथ ख़त्म करूँगी और आशा करती हूँ कि आप इसके मायने को निकाल पाएँ और उनकी पंक्ति है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। यानी भारत के पास और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं। तो और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं। राहतें और भी हैं। राहत मतलब हम कई अन्य कॉन्टेक्स्ट से भी राहत ले सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वस्ल की राहत के बिना। यानी ये जो एक स्पेशल मीटिंग है, ये जो एससीओ मीटिंग है, इंडिया के लिए राहतें और भी हैं। बहुत और देश हैं जो भारत की तरफ देखते हैं, भारत की तरफ सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं और जहाँ तक भारत की बात है, भारत इज़ अ कॉन्फिडेंट कंट्री और मैं यही कहूँगी कि सितारों के आगे जहाँ और भी है। धन्यवाद।